Hello student, this is the chapter number 7, external forces responsible for changes. This is your geography part, so let's start. The shape of the land is not always same, but it keeps on changing. Some of the forces work in changing its shape. These forces are of two types, internal forces and external forces. In this lesson, we will study about the external forces. Weathering. Weathering is a kind of process in which the rocks break at its own original place. Mainly, weather and season affect the split of rocks. Temperature, rain, hail, fog, etc. are the main factors of the season. Breaking of rocks takes place due to change in temperature and pressure of hails. Rocks breaks and debris get collected at the same place due to gravitational force. Rocks expand in the day temperature and shrink suddenly at night due to fall in the temperature, which results in cracks or rifts. You can see this picture. Here is the breaking, widening and shrinking of rocks causes rift. While in the erosion process, the rocks undergo chemical changes. Molecules of minerals are so interwoven in rocks. When it rains, some of the minerals dilute and flow. In this way, weathering and erosion process of nature continuous simultaneously at its own place. सो स्टूडेंट्स, जो अर्थ जो हमारी भूमि है उसका शेप हर जगह एक सा नहीं होता है. इस पर कुछ फोर्सेस काम करते हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं, जिसकी वजह से जो उसका शेप है वो अलग अलग रहता है. इस लेसन में हम एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला उसका जो रीजन है वो है, सबसे पहला जो फोर्स होता है वो वेदरिंग. वेदरिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस. वेदरिंग एक वह प्रोसेस है जो रॉक्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप से टूट जाते हैं. मेनली जब वेदर या सीजन जो होता है वो रॉक्स को तोड़ने का काम करता है. इसके साथ साथ टेम्परेचर, रेन, हेल, फॉग, ये सारी चीजें भी जो होती हैं ये एक ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो कि सीजनेबल हैं और जो रॉक्स को तोड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रॉक्स के शेप को चेंज करने में. अब रॉक्स किस तरह से चेंज होते हैं? सबसे पहले तो क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण. जब दिन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो तो क्या होता है, ये जो रॉक्स है ये इनके बीच में गैप आ जाते हैं और गैप आने की वजह से फिर जब इनके टुकड़े होने लगते हैं तो इनके जो डेब्रिश है, जो कलेक्शन है वो एक ही जगह पर इकट्ठा होता जाता है और जैसे ही नाइट होती है तो वो सिकुड़ते हैं. ऐसे ही फैलना, सिकुड़ना, इस तरह से होते होते फिर वो क्रैक होते जाते हैं. जबकि इरोजन प्रोसेस में इसके उल्टा होता है. जो दरारें होती हैं उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स जमा होते हैं, जबकि वो कई बार इनविजिबल होते हैं, लेकिन जब पानी या बारिश आती है तब वो डाइल्यूट होकर के बह जाते हैं. और इस तरह से वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस के द्वारा जो नेचर है वो कंटिन्यूअसली अपने उस खुद के ही प्लेस पर जो रॉक्स है वो टूट टूट कर एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, चट्टानों का, पहाड़ों का टूटना और पानी द्वारा बहना. इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है. There are three types of weathering: physical weathering, chemical weathering and biological weathering. Physical weathering, the disintegration of rocks into tiny pieces of mechanical process is called physical weathering. जब कोई भी रॉक है जो बिना किसी मैकेनिकल प्रोसेस के छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है तो वह फिजिकल वेदरिंग कहलाती है. केमिकल वेदरिंग, ड्यू टू chemical changes, lime, gypsum, etc. melt or get rusted. Thus, the rocks lose its originality. और क्या होता है कि केमिकल चेंजेस के कारण या कभी मेल्ट हो जाने के कारण ये जो रॉक्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं और इस प्रकार से केमिकल चेंजेस हो जाते हैं. केमिकल चेंजेस में बहुत सारे हैं, जैसे कि चूना है, जिप्सम है, ये सारी चीज़ें इसकी बनी हुई चट्टानें जो होती हैं या तो जल में मिक्स हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, बिखर जाती हैं और या जंग खा जाती हैं और अपना जो नेचुरल जो उनका ओरिजिनलिटी है उसे खो देती हैं. नाउ बायोलॉजिकल वेदरिंग. द बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग.
Rat, termite, ants, earthworms, human being also break up rocks. This process is known as biological weathering. जो biological weathering है ये वो वेजिटेशन के कारण, एनिमल्स और ह्यूमंस बीइंग के कारण होती है. ये सारे लोग अपने किसी न किसी वजह से रॉक्स को तोड़ते हैं और इसे ही बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाता है. Erosion cycle. The changing external forces also work along with weathering. These forces continuously to make the surface flat, and they also work for weathering. Transportation and deposition. This is called erosion cycle. वेदरिंग के कारण जो अर्थ पर जो प्रोसेस होती रहती है, चट्टानों का टूटना, पानी में घुलकर बहना, ये सारी चीज़ें होने के कारण जो लैंड होती है उसे समतल करने के लिए निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर काम होता रहता है. तो ये जो वर्क होता है ये ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, इस तरह से काम होता है और इस प्रोसेस को ही इरोजन साइकिल कहा जाता है. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इरोजन हो रहा है, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर यहाँ से डिपोजिशन हो रहा है, फिर वापस यहाँ से बैलेंस स्टेटस ऑफ द अर्थ, और फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है. लोअर पार्ट में यहाँ पर सारा मटेरियल जाकर इकट्ठा होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर ये सारा इंक्रीज होकर के बैलेंस हो जाएगी अर्थ. इस तरह से सारी प्रोसेस चलती रहती है. द सरफेस लेवलिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्लो वेस्टिंग एंड रैपिड वेस्टिंग. वी कैन से द रैपिड वेस्टिंग इज द हाई wasting also. The widening and flattening of the surface is called surface balancing. This includes both slow and rapid wasting. This process, the process of surface sliding off by weathering is called slow wasting, and the process of filling up the holes is called high wasting. तो जो इरोजन साइकिल है उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला तो जो है वो स्लो वेस्टिंग और दूसरा है रैपिड वेस्टिंग या हाई वेस्टिंग. जो अर्थ को फ्लैट करने की प्रोसेस होती है उसे सरफेस बैलेंसिंग कहा जाता है और इसमें दोनों ही स्लो और रैपिड दोनों ही वास्टिंग जो है इसमें इंक्लूड होती हैं. जो वेदरिंग के कारण सरफेस को स्लाइड करने की, घिसने की जो प्रोसेस होती है उसे स्लो वास्टिंग, और जो होल्स को फिल करने की जो प्रोसेस होती है, गड्ढों को भरने की जो प्रोसेस है उसे हाई वास्टिंग कहते हैं. Function of the running water or river. Some part of the rainwater evaporates, some of it seeps into the earth, and most of it flows down the slope of land in nulls and rivers. जो पानी का, बारिश का कुछ जो जल होता है कुछ भाप बनकर उड़ जाता है, कुछ भाग भूमि के अंदर चला जाता है, धरती सोख लेती है उसे, और बहुत सारा जो पार्ट होता है पानी का, बहुत सारा पानी जो होता है वो बहता हुआ नदी तालाबों में पहुंच जाता है, या नालास के थ्रू वो आगे बढ़ जाता है, नदियों के होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है नदियों के थ्रू. द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स अफेक्ट्स द सरफेस इन थ्री वेज विच आर कॉल्ड द थ्री फंक्शंस ऑफ रिवर्स: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. तो बहती हुई नदियों को जो जल है उसके द्वारा जो सरफेस होती है लैंड की वह तीन तरीके से अफेक्ट होती है, और ये फंक्शंस होते हैं, इनमें फंक्शंस कार्य करते हैं जिसकी वजह से जो लैंड होती है वो उसका शेप जो है वो चेंज होता है: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. सी द पिक 15, सरफेस बैलेंसिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. The water of river by its force takes the broken materials of rocks downwards, which comes in its way. These materials come up in the way of rivers due to weathering and erosion. These materials are called the weight of the river. This weight function as the tool for rubbing. These materials work by rubbing and cutting the bottom and banks of rivers, and this make the river bottom deep and banks more wide. This process is called erosion. बहती हुई नदियों का जो पानी होता है वो अपने पावर से जो टूटी फूटी चट्टानें होती हैं वो नीचे की ओर उन्हें ले जाता है, और इस प्रोसेस में वेदरिंग और इरोजन दोनों तरह की प्रोसेस काम करती है. इन मटेरियल्स को वेट ऑफ द रिवर, नदी का भार कहते हैं, और यही जो मटेरियल होते हैं ये नदी के जो किनारे होते हैं उनको घिसकर काटने का काम करते हैं, उनको घिस देते हैं, जिससे कि नदी का जो बॉटम पार्ट है वो और चौड़ा हो जाता है, और इस प्रोसेस को ही हम इरोजन कहते हैं. द रिवर इरोजन हैपन्स इन 4 वेज: एब्रेजन, सॉल्यूशन, hydraulic action and rolling and sliding. Read these ways by yourself.
लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर इरोजन। अब रिवर का जो इरोजन होता है उससे कुछ लैंड फॉर्म्स हो जाती हैं, कुछ आकृतियां बन जाती हैं। सो द इरोजन फॉर्म्स गॉर्ज, कैनियन, वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल एंड स्प्रिंग एक्सेट्रा। जब नदियाँ स्टार्टिंग में बहती हैं तो उनके जो चट्टानें वगैरह जो उनमें होती हैं, उनका काम होता है जो उनका बॉटम पार्ट है उसको खुरच खुरच कर गहरा करते जाना। तो वो तेजी से बहते जाते हैं और वो गहरा खुरच खुरच कर गहरा करते हुए जाते हैं। इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जैसे जबलपुर का भेड़ाघाट इसका एग्जाम्पल है। वी शेप्ड वैली। द टारगेट ऑफ द रिवर इरोजन इज टू रीच एज इट्स बेस लेवल द बेस ऑफ सी और लेक इन विच द रिवर फॉल इज कॉल्ड द बेस लेवल ऑफ द river erosion. The river makes its valley deep and widens its banks. It results into V-shaped valley. You can see this picture, V-shaped valley here. जो नदियाँ होती हैं वो अपनी जो घाटी होती है उसको गहरा करती हैं और जो कॉर्नर्स होते हैं उनको चौड़ा करती जाती हैं। तो इस तरह से उनका वी शेप का शेप बन जाता है, तो वी शेप की वैली वो बनाती हैं। Waterfall. When the river's waterfall almost vertically from the sufficient height along the course of the river, it is called waterfall. जब ऊपर से कहीं नदी का जल किसी ऊपर चट्टान से नीचे गिरता है तो उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बहुत ऊंचाई से गिरने पर वो उसी स्थान पर इस तरह से, देखिए यू कैन सी इन दिस पिक्चर, गड्ढे बनाते जाते हैं और इस तरह से जो ये है परमानेंट बन जाते हैं। और जो पावर ऐसी होती है कोमल कि वो नीचे की कोमल जो चट्टानें होती हैं उनको तेजी से काट देता है। इससे वहां पर बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन जाते हैं। There are three parts of river: upper, middle and lower part. There are three stages of river: young, mature and old age. जो रिवर्स होती हैं उनके तीन पार्ट होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर, और उनकी जो स्टेजेस होती हैं होती है यंग एज कहलाती है, फिर मैच्योर्ड और फिर ओल्ड एज। There three works areas of river erosion are transportation in upper part, transportation, erosion and deposition in middle part, erosion and deposition in the lower part. तो जो तीन स्टेजेस होती हैं, जो एरियाज होते हैं रिवर्स के, उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होता है अपर पार्ट में, फिर ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन मिडिल पार्ट में, तीनों ही प्रोसेस होती हैं, और इरोजन और डिपोजिशन लोअर पार्ट में होते हैं। तो इस तरह से हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कि जमीन पर, लैंड पर ये आकृतियां बना देते हैं। देन वी विल रीड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, you have to read the chapter very deeply and very carefully because this is very important. I will make the questions for your exam between the chapters, so you have to read every chapter very deeply.